नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। एशियन पेंट से रिलेटेड एक विसल ब्लोअर कंप्लेंट सामने आ रही है, जिसके कारण डर का माहौल बन चुका है। इन्वेस्टर्स के मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म की स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। तो पूरी सिचुएशन हम समझने की कोशिश करेंगे, हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। विसल ब्लोअर का एशियन पेंट्स के प्रमोटर्स पर यह आरोप है कि उन्होंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कैरिड आउट किया है, कंपनी के शेयर होल्डर्स के कॉस्ट पर अपना पर्सनल बेनिफिट लिया है। विसल ब्लोअर ने सेबी को इन्फॉर्म किया कि पैलेडिन पेंट्स एंड केमिकल्स नाम की कंपनी को एक्वायर किया और ये एक्विजिशन के लिए पेमेंट एशियन पेंट्स ने किया है, लेकिन उनका जो ओनरशिप है उनके प्रमोटर्स अश्विन दानी एंड फैमिली के पास चला गया है। कानून की नज़रों में कंपनी अलग है और प्रमोटर अलग है। अगर पेमेंट एशियन पेंट ने किया तो ओनरशिप भी कंपनी के पास ही होनी चाहिए, लेकिन विसल ब्लोअर के हिसाब से पेमेंट तो एशियन पेंट ने किया, लेकिन ओनरशिप उनके प्रमोटर अश्विन दानी एंड फैमिली के पास पर्सनल कैपेसिटी में चली गई है। बिजनेस लाइन के सोर्सेस का मानना है कि मुंबई बेस्ड विसल ब्लोअर ने सेबी को 2 लेटर्स लिखे हैं मई और जुलाई के बीच में। थोड़ा सा पुराना किस्सा है, लेकिन चर्चा में अभी दिखाई पड़ता है और एक्चुअली ज़्यादा चर्चा भी नहीं है। बिजनेस लाइन के अलावा शायद इसे कोई कवर भी नहीं कर रहा है। तो लेटर में क्या था? लेटर में पैलेडिन कंपनी का शेयर होल्डिंग था, जहां पर क्लियरली पता चलता है कि दानी कंपनी को कंट्रोल करता है, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग उन्हीं के पास दिखाई पड़ती है। तो ये पूरा आरोप है कि भाई एशियन पेंट ने पेमेंट किया, लेकिन अभी उनके पास ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप उनके प्रमोटर के पास चली गई है, अश्विन दानी एंड फैमिली के पास चली गई है, ऐसा विसल ब्लोअर का कहना है। तो ये सारी सिचुएशन हुई कैसे है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो विसल ब्लोअर ने लेटर में ऐसा लिखा है कि एशियन पेंट ने जयराम नतकर्णी जी, जो कि एशियन पेंट में 56 ईयर से चीफ ऑफ टेक्नोलॉजी है, काम करते हैं, उनको एक स्पेशल वन टाइम अमाउंट का पेमेंट किया था और लॉन्ग टर्म मंथली इंस्टॉलमेंट भी किया था। और ये जितना भी पेमेंट हुआ है सैलरी से ऊपर था, उनका जो रेम्यूनरेशन है उससे ऊपर था। तो कंपनी ने बताया कि ये पेमेंट हमने इसीलिए किया क्योंकि नतकर्णी जी का टेक्निकल एडवाइस बहुत ही अच्छा है, उनका ये जो एक्सपर्टीज़ है उनके लिए हम पेमेंट करते आ रहे हैं। लेकिन विसल ब्लोअर का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टोटली लिंक्ड है, एक्विजिशन ऑफ पैलेडिन कंपनी है जो पीपीसी कंपनी है उससे लिंक्ड है। इनकम टैक्स ने भी इसे एक बार फ्लैग ऑलरेडी कर दिया है। लेटर ने ये बताया कि पीपीसी का 49% का स्टेक रिया एंटरप्राइजेस इन एसोसिएशन विथ रितु होल्डिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी के साथ है, जो कि सेम वर्ली एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, जहां पर दूसरी दानी फैमिली कंपनीज भी रजिस्टर्ड दिखाई पड़ती है। एशियन पेंट ने यह मेंशन भी किया है कि रिया एंटरप्राइजेस एक ऐसी एंटिटी है जो कि डायरेक्टर्स और उनके रिलेटिव्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। रिया एंटरप्राइजेस डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय अश्विन दानी एंड पीपल क्लोज टू हिम। रितु होल्डिंग 100% ओन बाय अश्विन एंड हिज फैमिली, जो कि पीपीसी के एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर आपको दिखाई पड़ते हैं। एपीएल ने जैसे ही जयराम नतकर्णी जी को पेमेंट किया, पीपीसी का एक बड़ा सा स्टेक रविंद्र शाह के साथ पार्क हो गया था, जो कि दानिश के क्लोज फ्रेंड है। रविंद्र शाह और उनके फैमिली मेंबर्स का नाम आपको एशियन पेंट्स के शेयर होल्डिंग लिस्ट में भी दिखाई पड़ता है। और ये रविंद्र शाह और उनके फैमिली मेंबर्स अश्विन दानी के बेटे के साथ भी एसोसिएट हैं दूसरी कंपनीज में। पीपीसी फाउंडेड एंड 100% ओन बाय जयराम नतकर्णी जी बिफोर मनी वेंट फ्रॉम एपीएल। तो ये जो पैलेडिन कंपनी है वो जयराम नतकर्णी जी की है, उन्होंने वो कंपनी बनाई है, 100% स्टेक उन्हीं का है। लेकिन जैसे ही एशियन पेंट ने नतकर्णी जी को पेमेंट किया, जो बताया जा रहा है कि उनकी टेक्निकल एडवाइस के लिए है, जैसे ही वो पेमेंट हुआ, दानिश का स्टेक यहाँ पर पीपीसी में आपको बढ़ता हुआ नजर आया और वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स बन चुके हैं। पीपीसी का करोड़ वर्थ ऑफ ट्रांजैक्शन होता है एपीएल के साथ। तो ये आरोप ये लगाया जा रहा है कि एशियन पेंट कंपनी का पैसा यूज करके पेमेंट करके अपने नाम पे कंपनी यहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न बना लिया है, अपने नाम पे उन्होंने कंपनी को दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया है। तो ये सारी सिचुएशन आपको यहां पर दिखाई पड़ती है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो एक बार फिर से देखिए, क्योंकि मुझे भी ये आर्टिकल 2 बार पढ़ना पड़ा था, उसके बाद ही समझ में आया है। तो ये पूरे एलिगेशन ये है, आरोप ये है, इसका क्या इंपैक्ट हमें दिखाई पड़ सकता है उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। एशियन पेंट्स के बारे में बात करें तो 2,80,000 करोड़ की मार्केट कैप है, निफ्टी 50 का हिस्सा है। इतनी बड़ी कंपनी में ऐसा कोई केस होता है तो ऑफकोर्स इन्वेस्टर्स यहां पर घबरा जाते हैं। 88 का पी रेशियो है, 2982 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, जो कि आधे % की गिरावट पे अवेलेबल है। फाइनेंशियल ट्रेंड क्लियरली बहुत अच्छा है, रेवेन्यू प्रॉफिट आपको ग्रोइंग स्टेज में दिखाई पड़ता है।
स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि रिसेंटली भारी गिरावट हुई है। 3,500 के लेवल से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया और फिलहाल ये स्टॉक 3,000 के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली स्टॉक के रिजल्ट्स भी आए हैं, रिजल्ट्स मार्केट को अच्छे नज़र नहीं आए क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मार्जिन पर इंपैक्ट देखने को मिला, मार्केट को अच्छा नहीं लगा, स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली। लेकिन करंट मार्केट प्राइस का जो जोन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3,000 का जो लेवल नज़र आता है, पहले कई बार कॉन्सोलिडेशन का लेवल आपको देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला है, तो 3,000 का करंट मार्केट प्राइस का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी ये न्यूज़ आ चुकी है, ये विसल ब्लोअर कंप्लेंट आ चुकी है, इसके कारण ये स्टॉक आपको और भी नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर ऐसा कोई आरोप लगता है, उनके प्रमोटर्स पर ऐसा कोई आरोप लगता है, तो ऑफकोर्स ये अच्छी बात नहीं है। मार्केट इसे पॉजिटिवली बिल्कुल नहीं लेता है। स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की स्टोरी मेरे हिसाब से अभी भी इंटैक्ट है। कुछ रीजंस मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो एलिगेशन है, ये जो आरोप है, कंपनी पर नहीं लगे हैं, कंपनी के प्रमोटर पर लगे हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने अपने कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कुछ फ्रॉड किया है, यहां पर कंपनी के प्रमोटर्स पर आपको ये एलिगेशन दिखाई पड़ते हैं और जनरली ये कोई एलिगेशन लगते हैं, ज्यादा बात तो ऐसा कुछ प्रूव होता नहीं है। अगर ये प्रूव हो भी जाता है तो कोई फाइन देकर यहां से निकल जाते हैं। और दूसरी बात, ये जो प्रमोटर्स हैं ये आपको एक्टिव मैनेजमेंट में फिलहाल नजर नहीं आते हैं, वो ऑलरेडी स्टेप डाउन कर चुके हैं। फिलहाल ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह यहाँ पर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दिखाई पड़ते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट में इनका कोई रोल आपको फिलहाल ज्यादा नजर नहीं आता। प्रोफेशनली मैनेज कंपनी हो चुकी है। अगर ये प्रमोटर अभी भी एक्टिवली मैनेज कर रहे होते हैं कंपनी को, तभी आरोप लगता है तो ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल तो वो ऑलरेडी कुछ 30 साल काम कर चुके हैं, उसके बाद ये दानी स्टेप डाउन कर चुके हैं। फिलहाल ये सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, अभी आरोप लगा है, तो सिचुएशन आपको इतनी ज्यादा खराब नजर नहीं आएगी और कंपनी में कोई इतना ज्यादा बड़ा कोई इशू आपको दिखाई नहीं पड़ता है। कंपनी के खुद के बुक्स में आपको कोई बड़ा इशू देखने को नहीं मिला, एक प्रमोटर पर आपको ये आरोप देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि अच्छा हुआ है कामकाज, कुछ नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये अच्छी बात नहीं है। शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो भी इंपैक्ट होता है शेयर में, अगर कोई 5-10% की गिरावट होती है तो डरने की बजाय एक्चुअली मेरे हिसाब से वो खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि कोई बड़ा इशू नहीं है जिसके कारण लॉन्ग टर्म की स्टोरी हमें खराब होती हुई नजर आए। तो करंट मार्केट प्राइस का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2900 से करके 3000 के जोन में सपोर्ट ले लेता है तो स्टॉक आपको वापस ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन बाय चांस स्टॉक में और गिरावट होती है तो 2700 के लेवल पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। स्टॉक इजीली वहां पर आ सकता है। 10% की गिरावट तो इजीली किसी भी स्टॉक में हो सकती है, तो 2700 का लेवल पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। पहला तो करंट मार्केट प्राइस का लेवल अच्छा है, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दूसरा जोन 2700 का बहुत अच्छा है, जहां पर आप एक्यूमुलेशन की रणनीति अपनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू। Stay happy investing.